हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और बहुत ही प्यारी पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग जुड़ जाया करिए। और आपको पता है 12:30 बजे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चल रहा है, तो आप वहाँ भी जुड़िए, है ना, अगर वो पढ़ना है तो आपको। ठीक है, तो चुपचाप आ गए हैं चलिए। तो सबसे पहली बात है कि बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ के साथ मेरा अर्थमेटिक भी स्टार्ट हो गया है अन अकेडमी पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और हम जो पढ़ रहे थे, हम सर्किल पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में हम सर्किल पढ़ रहे थे, और वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ हमने ख़त्म किया था, क्योंकि सर्किल बहुत प्यारा चैप्टर है। इसके बारे में सारी जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, और आराम से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, साथ के साथ मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक वाइज मेरा जो बूस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। आज मेरी पहली क्लास है, तो आप वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर जुड़ जाइए, है ना। वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर आप जीके, जनरल अवेयरनेस सभी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दीपक सर का भी स्टार्ट हो गया है, पहली क्लास हो गई है। वाईफाई एनटीपीसी रेफरल कोड लगाना है और तुरंत ज्वाइन कर लेना है बूस्टर को। ठीक है, अर्थमेटिक है, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्योंकि मैं आज परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और फिर आपको होमवर्क दूंगा बहुत सारा। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ गए हैं, स्टार्ट करें सारी चीज़ों को। हम कहाँ पर थे कल मैंने आपको एक शायद लास्ट में वो पढ़ाया था, एक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। आपको याद है कि अगर कोई बाहर एक P बिंदु है और P बिंदु से एक छेदन रेखा हो, ये देखिए P बिंदु से एक छेदन रेखा है, ये क्या हो जाएगा A, और ये हो जाएगा B। और ये मैं आपसे कह देता हूँ, ये A है और ये B है, या फिर इसको बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B, है ना। इसको बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B, और इसको बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं D। तो मैंने कल एक चीज़ बताई थी, उसका आपको याद है क्या? फॉर्मूला याद है सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है भैया ना। क्या बताया था? P से जाना है, दूर जाना है, तो PA इंटू PB बराबर हो जाता है, P से जाना है, दूर जाना है, PC इंटू PD। यानी कि ऐसे ऐसे पॉइंट आपके आते हैं। ठीक है ना। कैसे आया, कैसे प्रूव किया, कल हमने सीख लिया था। ये तो क्या होता है, जब कोई दो छेदन रेखाएं या फिर तो जब कोई दो जीवाएं बाहर जाके इंटरसेक्ट करें तो कंडीशन होती है। ठीक है ना। लेकिन जो जीवाएं आपकी बाहर ना जाएं और अंदर ही इंटरसेक्ट हो जाएं तो क्या होगा, तो उसका भी एक अलग थ्योरम चलता है। यानी कि अगर एक व्रत है और उस व्रत में दोनों जीवाएं इस तरह से क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, कोई दिक्कत? बाहर वाली हमने देख लिया। अगर अंदर इंटरसेक्ट हो रही है तो क्या करेंगे भैया? अगर ये O पॉइंट हमारे सामने है, ये केंद्र नहीं है, ध्यान रखना, ये O केंद्र नहीं है, ये आपके अंदर कोई पॉइंट है जहां पर दोनों जीवाएं आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो मैं इसका नाम दे रहा हूं A, B, C और D। तो क्या नियम होता है, किस तरह से हम इसको समझते हैं, ये जरा मैं बताऊंगा आराम से। मतलब जब इतनी चीजें आप सीख गए हो ना, तो आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी कि समरूप त्रिभुज कैसे लगता है, समरूपता क्या होती है। हाँ, अरे रोहित राजन क्या हो गया भाई, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं है, तो आराम से पढ़ लो भैया, वो बुलाती रहेगी और तुम चले भी जाओगे, आ जाओ। ठीक है, ये देख लीजिए फटाफट से। तो यहां पर आपके सामने ये है, इनको मिला दिया। क्यों बना दिया भाई, क्यों मिलाया? कोई मर्जी है क्या हमारी? नहीं। तो ये इसलिए मिलाया कि दो ट्राइंगल हो जाएंगे आपके। ठीक है, दो ट्राइंगल बन जाएंगे। हम ट्राइंगल में हम वो क्या करेंगे, समरूपता लगाएंगे और रेशो बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो दो ट्राइंगल होंगे उसमें रेशो समरूपता कैसे लगा देंगे भैया, कि भैया देखो यहाँ पर जो दोनों एंगल हैं ये तो आपस में शीर्ष अभूमिक कोण हो गए। एक चीज तो ये समझ में आ गई, है ना, शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। ये बात तो चलो आपने सर बिल्कुल सेट कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये एंगल x है तो क्या ये वाला एंगल भी x होगा क्या? अब मुझे कोई भी स्टूडेंट बता देगा ना, उसके लिए फिर से चॉकलेट्स। बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, क्यों ऐसा मैंने x और x बनाया, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एंगल अगर y है तो ये वाला भी y होगा? किसी को पता है क्या? अरे बता दिया करो, और मजा आएगा क्लास में जब चीजें सीखोगे ना नई नई, तो आराम से रिफ्रेश हो जाओगे। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि एक चाप के द्वारा
एक जीवा के द्वारा बनाए गए दोनों कोण एक तरफ के, एक ये जीवा है AD, इसके द्वारा दोनों कोण बराबर होंगे, इस BC के द्वारा दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चाप द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं, एक ही चाप द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं। अब बात ही खत्म हो गई है, पिक्चर ही खत्म हो गई है। अब x के सामने कौन सा है OA, तो उस वाले में x के सामने कौन सा है OD, बराबर कर दीजिए। इस y के सामने क्या है OC, इस y के सामने क्या है OB। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर प्रूव हो गया, मजे आ गए, आज तक जो हम रटते आए थे वो हमने सीख लिया आखिरकार। ये क्यों सीख पा रहे हो आप? क्योंकि आपको समरूपता मैंने पढ़ाई है अच्छे तरीके से और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने अच्छे तरीके से। अभी अल्टरनेटिव एंगल वाले हैं ना, इनको तो मैं पकड़ के ढूंढना चाहता हूँ, है ना, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है सर कितने दिन और चलेगी ज्योमेट्री। ये तो चलेगी यार अभी, है ना। तो अब सीखने को मिल रहा है, सीखो और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो, खुश रहना सीखो। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है ना किसी को? जल्दी से मुझे बताइए। एक ही वृत्तखंड के कोण है, यानी कि समान जीवा द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं परिधि पर, मैंने बताया था कल भी, याद करो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिएगा अगली चीज़ देखिए। अगली चीज़ क्या है कि एक प्रॉपर्टी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये एक सर्किल है और इस सर्किल पर ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा मैंने डाल दी, और एक सर्किल पर स्पर्श रेखा है और इसी से ही एक सेकंड निकाल देते हैं। सेकंड मतलब समझ रहे हो, इंटरसेक्टिंग लाइन जो इसको काट रही है, यानी कि बाहर एक बिंदु स्थित है P, उससे एक ये स्पर्श रेखा है, मैंने इसका नाम दे दिया T, इसका नाम मैं क्या दे देता हूं A, इसका नाम मैं दे देता हूं B, तो नामकरण कर दिया मैंने। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, पढ़ाई कर लो यार, अब बहुत हुआ मजाक, है ना, पढ़ाई कर लो यार प्लीज। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी सर ये होती है PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, यानी कि पास वाला और दूर वाला। क्यों आती है, कैसे आती है, इस सब का जवाब आपको मिलेगा, जो आज तक नहीं मिलता आया था, आज तक आप रटते आए थे, क्योंकि आज आपको सब आता है, जो भी आप सीख चुके हो वो सब आपको आता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, बात समझ में आ रही है? मैंने ऐसे एक ट्राइंगल बना दिया इसके अंदर। अब मैंने ट्राइंगल क्यों बनाया, कोई मजाक चल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैंने ये देखा कि ये वाला एंगल है ना मेरा, मैंने जब इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, मिला सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ज्योमेट्री बनानी है ना। ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा क्या? अब मुझे कारण बताओ, चॉकलेट मिलेगी, जल्दी से बताओ, कारण बताओ। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, याद करो मैंने अभी बताया था स्पर्श रेखा से एकांतर अंतः कोण, याद है कि एक स्पर्श रेखा पर जो कोण होता है वो आंतरिक एकांतर कोण के बराबर होता है। हाँ, एकांतर खंड प्रमेय, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम याद करो, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम याद है, क्लियर हो रहा है? तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? और ये वाला एंगल भाई क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। कौन सा वाला ट्राइंगल? एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, बात समझ में आ गई? अल्टरनेटिव सेगमेंट के हिसाब से कर रहे हैं हम चीज़ों को। तो मेरे पास कौन कौन से ट्राइंगल हो गए, एक तो BPT हो गया और एक क्या हो गया, TPA हो गया, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में बात करूं तो X कोण के सामने कौन सी भुजा है, PTA। इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, X के सामने PT है, इस छोटे वाले में X के सामने क्या है, PA है। बराबर कर दूंगा क्योंकि इस दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बराबर कर सकता हूं कि इस बड़े वाले ट्राइंगल में X के सामने कौन सी भुजा है, PT है, तो PT, X के सामने कौन सी भुजा है, PA, P के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सी है, BT। ठीक है, ठीक है ना? नहीं और कुछ देख सकते हैं क्या हम? ठीक है, P के सामने
और ये वाला एंगल ले लेते हैं PA। एंगल देखिएगा, मैं ट्राइंगल लेता हूँ, है ना, ट्राइंगल से एक बार देख लेते हैं। ट्राइंगल में कौन कौन सा लेता हूँ? ट्राइंगल में एक ले लेता हूँ BPT, ट्राइंगल ले लेता हूँ एक BPT, और ये समरूप में कर देता हूँ। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया BPT, ये मैंने समरूप कर दिया। हाँ, TT कहाँ है? ये T ए रहा ना, और TPA, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया एंगल TPA। तो जरा देखिए समरूपता सिद्ध हो रही है क्या दोनों ट्राइंगल में? हो, दोनों ट्राइंगल समरूप हैं, BPT और TPA। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि P कॉमन है दोनों में बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। B क्या है मेरा? X है, और यहाँ TX है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ट्राइंगल ले सकता हूँ ना? दोनों ट्राइंगल ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बनाया था अभी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा? BP, और यहाँ पर क्या लूँगा? TA, मतलब PT बराबर, बस हो गया यार। PT ले लो और PA ले लो, बस। वो तीसरी डायमेंशन भी तो बराबर होगी, ये वाला और ये वाला, तो आ गया ना आंसर। PT स्क्वायर बराबर हो गया PA इंटू PB। क्लियर है? हैंस प्रूव हो गया। कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दो। क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही शानदार तरीके हैं सारे, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने हर एक चीज़ पढ़ रखी है। आज तक आप रटते आए थे, लेकिन अब रटना नहीं छोड़ना है। अब आपको जो जो चीज़ें रटवाऊंगा ना, वो थोड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, जिनका डेरिवेशंस बड़े होंगे, जिनकी चीज़ें बड़ी होंगी, जो आप एग्जाम में कभी डिराइव नहीं कर पाते और ना कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं होगा। वो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। एक टॉपर किस तरह से सोचता है, हमेशा ध्यान रखना। वो टॉपर क्या करता है? इतनी प्रैक्टिस करता है कि उसको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। आपको वो चीज़ें जो याद करनी है वो मैं बताऊंगा, और आप उन चीज़ पर कमांड पाइएगा। क्लियर है? समझ में आ गए? आगे चलते हैं और लाइक वाइक करते रहिए। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी इस प्रकार है कि कोई सर्किल आपको दे रखा है, और इस सर्किल के बाहर इस तरह से स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, और ये स्पर्श रेखाएं क्या बना रही हैं? बाहर की तरफ एक चतुर्भुज सा बना रही हैं। ठीक है, अगर मैं इनका नामकरण कर देता हूं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैंने डाल दिया इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। तो एक प्रॉपर्टी होती है भैया इसकी, ये इसका एक केंद्र है। प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने वाली भुजाओं का योग आमने सामने वाली भुजाओं के बराबर होता है। यानी कि आप कह देते हो सर AB प्लस BC आपका बराबर हो जाएगा, है ना, AB प्लस CD आपका बराबर हो जाएगा BC प्लस AD के। नोट कर लो, इस प्रॉपर्टी को नोट कर लो। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, 1000 दफा क्वेश्चन आता है इस पे, है ना। चलिए बताइए, चलिए। तो यहां पर 1000 दफा इस पे क्वेश्चन बनता है, और 1000 दफा चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन आया कैसे, इसके बारे में भी आपको पता है, ठीक है ना। 12:30 बजे अगला टॉपिक कोई पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, और क्वाड्रेटिक चल रहा है, आपको सभी को आना है। मेरा अर्थमेटिक का बूस्टर स्टार्ट हो चुका है, DRDO में मेरी क्लास चल रही है, और SSC CGL का बूस्टर भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझिए कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD है। ये सारी काम है, ठीक है। अभी आया कैसे? मैं ये कहता हूँ कि ये अगर एक बाहर बिंदु स्थित है, तो इस बिंदु से क्या इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर नहीं हो जाएंगी क्या? बोलो हाँ या ना। ये A है तो ये A होगा। सर क्यों होगा? एक याद करो प्रॉपर्टी, किसी बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। याद करो, अगर ये बाहर बिंदु है तो ये B हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। ये D है तो ये भी D हो जाएगा और ये भी D हो जाएगा। ये C है तो ये भी C हो जाएगा और ये भी C हो जाएगा। यहाँ तक ये पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है। बात समझ में आ रही है सबको? सबको समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रही है क्या? क्यों ऐसा होता है? ऐसे इसलिए होता है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अब कुछ भी नहीं करना। अगर आप देख रहे हो ABCD, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो, इसको और इसको, क्या आ रहा है? ABCD आ रहा है, तो ये बराबर ही तो आ रहा है ADBC, यानी कि ये भी ABCD हो रहा है इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग भी ABCD हो रहा है। इसी वजह से ऐसा हो जाता है कि AB प्लस CD
बराबर होगा BC प्लस AD के। गॉट इट? क्लियर है? याद आया? आना चाहिए भैया। देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी आपकी काम की चीजें होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए और क्या है, और कुछ नया है सर पिटारे में? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है आपके लिए सर। हाँ, रेलवे में अनअकैडमी पे क्लास का टाइम है मेरा 2 बजे। आज पहला बूस्टर होने वाला है, पहला बूस्टर तो नहीं, पहले परसेंटेज की थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, NTPC कब होगा इसके बारे में कोई अभी अंदाज नहीं है और ना ही कोई बताया गया है अभी तक। NTPC बूस्टर के बारे में कुछ भी आपके सामने कोई भी न्यूज़ नहीं है। हाँ, जल्दी से पढ़ते रहो, है ना। चलिए, तो आगे की चीज़ें क्या हैं ये देख लीजिए। आगे की थ्योरम देखिए, डायग्राम बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये आपका स्पर्श बिंदु है P, ये आपका है Q, ये आपका स्पर्श बिंदु P है, ये आपका Q है, और ये एक आपका B पॉइंट मैंने मान लिया इस तरह से, और आपने इसको मिला दिया, दोनों का टच पॉइंट है ना। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो ये PBQ होगा ये हमेशा क्या होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ, तो अच्छे से पढ़ते रहो भैया, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नोट करते जाना। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई एक ऐसे सर्किल है, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा पर क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। इस तरह से, तो कहीं ना कहीं चीज़ें याद आ जाती हैं आपको, मुझे पता है। ये एक तरीके से एक्स सेंटर वाला केस दिख रहा है हमें, एक्स सेंटर में जो मैंने आपको डिराइव करवाया था पूरा का पूरा। ये अगर A है, ये B है, ये C हो गया, ठीक है, और इस बिंदु को मैंने मान लिया P और इसको मैंने मान लिया Q, यहाँ पर टच पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कल को आपसे पूछ लेता है त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज ABC का परिमाप, परिमाप आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। ध्यान रखना कि जो भी आपकी स्पर्श रेखा है ना, जैसे कि AQ बराबर है आपस में, दुगना होता है उसका और AP, यानी कि जो ये स्पर्श रेखा है ना, ये वाली, इसका दुगना होगा, यानी कि ये इसके बराबर भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया भाई? हाँ, पढ़ाई करो ना यार, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, बस टाइम पास करने आ रहे हो क्या? ठीक है ना, कमेंट में वायरस आ गया, इसको डिलीट करो भैया। चलो, बच्चे बोल रहे हैं तुम भी यार, ठीक है ना। चलिए, अब आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करें। आगे आएगा आपका कॉमन टेंजेंट। अब जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या होती है बताइए? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात आपसे करे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, सर क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अकेले वृत्त की कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है क्या? कॉमन टेंजेंट के बारे में आप बात करें तो अकेले वृत्त की कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है तो सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब बताइएगा। अब आपको मैं बोलता हूं कि अगर कोई वृत्त ऐसे मैंने डिजाइन किए हुए हैं, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, इस वृत्त को मैंने क्या बोल दिया कि इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस क्या है, R2 है। तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर क्यों हैं बताइए? ये दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर क्यों हैं और इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? यानी कि अगर मैं आपको दूरियां नापना सिखा दूं तो ये केंद्रों के बीच की दूरी ये R1 होगी, ये अपनी R2 होगी। क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि R1 R2 को जोड़ने के बाद भी, R1 R2 को जोड़ने के बाद भी मेरा काम नहीं चल रहा है? यानी कि दूरियां तो बहुत हैं, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी आपकी त्रिज्याओं के योग से भी ज़्यादा है? अगर ऐसी कंडीशन आ जाए
तो जो दो वृत्त होंगे वो एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे। कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि दो वृत्त एक दूसरे से सेपरेट कब होंगे? जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं से ज्यादा हो जाए, त्रिज्याओं के योग से ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रही है? और यहां कितनी कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी? यहां हो जाएंगी 4 कॉमन टेंजेंट। कितनी? यानी कि 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या हो जाएंगी? 4 कॉमन टेंजेंट, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। वो किस प्रकार होंगी जरा देख लीजिए आप लोग। एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। तो आपको 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दिख गई। सर थ्योरी लिखवा दिया करो गुरुजी। ये थ्योरी तो है, ये लिखो ना, आप मुंह से बोल रहा हूं जो सारी थ्योरी है, ठीक है। अब एक एक थ्योरी लिखेंगे तो फिर साल भर में खत्म होगी, है ना। तो चीजों को लिखो, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं, ये सारी चीजें दिमाग में भरो, लिखने से काम थोड़ी ना चलेगा, है ना। हाँ देखिए, अब ये बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट वाली तो समान ही होगी ना। मुझे बताओ ये वाली स्पर्श रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। क्या कहा जाता है? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ये ऊपर की बात है, जो डायरेक्ट दिख रही है वो डायरेक्ट है, ठीक है। और यहां पर आगे मैं बात करना चाहता हूं, ये वाली क्या कहलाएगी? ये वाली ये कहलाएगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये तो आपकी डीसीटी है और ये आपकी टीसीटी है, ये डीसीटी है और ये आपकी टीसीटी है। अब इन चीज़ों को हम डिराइव करेंगे, कैसे कैसे लेंथ आती है, क्या क्या आती है, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। 2 सर्किल आपस में दूर दूर हैं तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, उनमें से एक डीसीटी होगी, एक टीसीटी होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर ये दोनों सर्किल आपस में टच हो तो क्या कंडीशन होगी बताओ? अगर ये दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को टच हो रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी कि ये आपका C1 था, ये आपका R1 होगा, ये आपका C2 था, ये आपका R2 होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये कौन सी शर्त के बिहाफ पर पॉसिबल है ना? कौन सी शर्त के बिहाफ पर पॉसिबल है? तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया कौन सी शर्त के बिहाफ पर पॉसिबल है? कैसे पता चलेगा? इसमें हम ये कह देंगे कि भैया केंद्रों के बीच की दूरी हमारा रेडियस के योग के बराबर होती है। केंद्रों के बीच की दूरी रेडियस के योग के बराबर होगी, पहली बात तो। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि भैया अगर ऐसा है तो सिंपल सा एक लॉजिक हमारे सामने क्रिएट हो रहा है कि यहाँ कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो यहाँ दिख रही होंगी, एक तो ये डीसीटी है, दो ये हो गई, और एक ये कॉमन उभयनिष्ठ। तो 3 स्पर्श रेखाएं होती हैं यहाँ पर। कितनी होती हैं? 3 स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये दोनों बराबर हैं आपस में, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया बात? समझ में आ गई? अब मैं बात करूं इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं? 3 कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, 3 कॉमन टेंजेंट है। अगर मैं 2 कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो मेरे पास कौन सी कंडीशन आएगी? मैं ये कह सकता हूं, ये शर्त क्या कहती है आपसे? ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है,
ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। और यहां पर कितनी कॉमन टेंजेंट है? 2 कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, 2 कॉमन टेंजेंट कैसे हैं आप देख सकते हैं, और कंडीशन क्या है इसकी ये भी बताइएगा। जब एक दूसरे को काटे ना तो केवल 2 ही कॉमन टेंजेंट होती हैं। और यहां आपको दिख रहा होगा कि जो ये केंद्रों के बीच की दूरी है ना, ये आपकी R1 माइनस R2 से तो ज़्यादा है और R1 प्लस R2 से कम है, तभी ये एक दूसरे को काट रहे हैं। यानी कि कल को आपको केंद्रों के बीच की दूरी दे देगा और आपसे पूछेगा, और आपसे ये पूछ लेगा कि भैया कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, तो आप क्या करोगे? जैसे कि एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पे मैं बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन आपका रेलवे एसएससी में भी पूछा जा सकता है कि मैंने आपको बोल दिया केंद्रों के बीच की दूरी 15 है, R1 प्लस R2 आपका कितना, R1 कितना है? R1 आपका 8 है और R2 आपका कितना है? 9 है। ठीक है, R1 आपका 8 है, R2 आपका 9 है। तो मुझे बताइए कि भाई क्या होगा, शर्त क्या होगी, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना। अगर मैं कॉमन टेंजेंट पूछूं कि कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट आर पॉसिबल, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सर अंतर है ना, जो अगर अंतर है, एक अंतर 15 R1 प्लस R2, तो यहाँ पर एक और R1 माइनस R2 से R1 प्लस R2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे केवल और केवल 2 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं और एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? काटेंगे। तो ये सारी कंडीशंस बन जाती हैं, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन कराएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ समझेंगे इन चीज़ों को। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। चलिए, ये शर्त आ गई। अच्छा, ये वाली कंडीशन क्या होगी? ये वाली कंडीशन जहां पर आपसे मैं बोल देता हूं कि ये भैया, ये आपका, एक मैंने दोबारा बना देता हूं, ठीक है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो यहां पर क्या होगी? केवल एक कॉमन टेंजेंट होगी, ओनली 1 कॉमन टेंजेंट। और कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ? C1 C2 आपका किसके बराबर होगा? C1 C2 आपका बराबर होगा R1 माइनस R2 के। ये बात ध्यान रखना बस, C1 C2 आपका, हाँ ठीक है, C1 C2 आपका किसके बराबर होगा? R1 माइनस R2 के। क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ समझ में आ गई सारी चीज़ें। चलिए, अगर मान के चलो ये व्रत ऐसा है, एक व्रत आपके सामने ये रहा और इसके अंदर एक व्रत ये ऐसे है अंदर, ये इसका केंद्र है C1, ये इसका केंद्र है सॉरी C2, है ना। तो क्या होगा? 0 स्पर्श रेखा है। और इसकी शर्त क्या है कि R1 माइनस R2 से भी छोटा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्टूडेंट को? ये चीज़ है। अब बात करते हैं कॉमन टेंजेंट के बारे में अच्छे से डिटेल में। आप परेशान मत होइए, बहुत प्यारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत प्यार से समझाया जा रहा है। आप मस्त होकर पढ़ाई करिए। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में, कैसे निकालेंगे और क्या क्या हम वहाँ से सीख सकते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कब बनती है? जब 2 सर्किल आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं। तो पहले इनकी कंडीशन बनाते हैं और आपको मैं खूबसूरत तरीके से समझाऊंगा, चिंता ना करो, बस लाइक वाइक करते रहो। ठीक है, तो यानी कि एक व्रत मैंने ये बना दिया और एक छोटू व्रत मैंने यहाँ पर बना दिया। अब खुद आप बताओगे और इतनी सारी चीज़ें सीखोगे ना कि आपको पता है और अच्छा लगेगा। देखो आपको खुद को, ये दोनों सेंटर हो गए इसके, ये सेंटर मान लिए, इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B। कोई दिक्कत? ठीक है, अब कोई बिंदु यहाँ स्थित है P, वहीं से तो स्पर्श रेखा आएगी। तो अब स्पर्श रेखा डालो आप पहले।
ठीक है, ये मैंने एक स्पर्श रेखा डाल दी। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो। कैसे निकालेंगे सब चीज़ें आपको खुद पता लगेगी। अब यहाँ बस मज़े से देखते रहिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर मैं इससे मिला दूं, हर एक चीज़ बताएंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये आपकी रेडियस होगी, ये भी आपकी एक रेडियस होगी? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलते जाओ, हर एक चीज़ को समझते जाओ। मैं इस रेडियस को मान लेता हूँ R1, इसको मैं मान लेता हूँ R2। केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। याद करो, केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। बात समझ में आई? चलिए, क्या हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट क्या है, मेरा P है, और A और B के बीच की दूरी क्या होगी, केंद्रों के बीच की दूरी होगी, जिसको आपने मान लिया D, जिसको आपने क्या माना है, D माना है। कोई दिक्कत? नोट करते जाना हर एक चीज़ को नोट करते जाना। बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। आप लोग मुझे बताइए, इसको मैं पॉइंट मान रहा हूं M और इसको मैं मान रहा हूं N। चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। क्या यहां दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं? क्या मैं दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा सकता हूं? क्या बोलो, दो ट्राइंगल मेरे को दिख रहे हैं, क्या मैं दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा सकता हूं? क्या कौन कौन से ट्राइंगल हैं? आप ट्राइंगल के नाम बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, P कॉमन है, ये 90 डिग्री है, दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप भी हैं। अगर समरूप होते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से, PBN, PAN दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल PAM और ट्राइंगल PBN, ये आपस में सिमिलर है। बोलो, है ना भाई? आप, हाँ भाई ध्यान रखना है, P से स्टार्ट किया है तो ये भी P से स्टार्ट होगा क्योंकि कॉमन है। फिर B पे आओगे तो यहाँ A पर आओगे, यहाँ पर A पर आए हो, यहाँ पर B पर आओगे, फिर N पर जाओगे क्योंकि 90 डिग्री हर, भाई वही तो ट्राइंगल का फॉर्मेट भी तो वही लोगे ना आप, PAN और PBN। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, PA का रेशो किससे, PB से, बराबर होगा AM का रेशो किससे, BN से, बराबर होगा PM का रेशो किससे, PN से। होगा नहीं होगा? बोलो, क्या ये तीनों रेशो बराबर हो जाएंगे? आप खुद बताया करो ना, और ये खुद सीख रहे हो, रट कुछ नहीं रहे हो आप इस बार। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सर AM बराबर तो R1 है और BN बराबर R2 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं PA अपॉन PB बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2। ये अनुपात है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या अनुपात आपको समझ में आ गया? ये अनुपात के यानी कि PA और PB का जो अनुपात है वो आपके R1 अपॉन R2 के बराबर होगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई? तो एक निर्णय, एक कंक्लूजन तो आपने यहां से निकाल लिया, ये लो। अब दूसरी चीज बात करते हैं, आराम से सीखेंगे। देखो बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीख रहे हो आप और मस्त रह के सीखो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये दूरी निकाल के बताओ सर, P से N तक की दूरी, ये वाली। तो मैंने कहा कि अगर मुझे PN निकालना है तो ये PN क्या होगा बताओ? PN कैसे निकालेंगे? तो क्या हम ये कह सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है सर, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो सर ये हो जाएगा ये BP का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो PN निकाल लोगे। ठीक है, ये PN निकल के आ गया, वेरी गुड। चलिए, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं P से M तक की दूरी निकाल लोगे? P से M तक की बिल्कुल निकाल लेंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये 90 डिग्री पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा आपका AP का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर।
तो ये तो आप राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोहराए नहीं है, सारी चीज़ें आपको दी हुई होंगी तो निकाल लोगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ मेन, और मेन मोटिव मेरा क्या है, एम एन की लंबाई निकालना। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकलेगी, ध्यान रखना, ये आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सब लोग सामने देख लो, अब सब लोग सामने देख लो, सब लोग सामने देखोगे तो एक चीज़ नज़र आ रही होगी आपको। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस बिंदु से ऐसे चलता हूँ, चलो भैया, दिख रहा है ये लाइन किसके समांतर है, ये लाइन आपकी इस डी के समांतर है। डी भी तो यहां से यहां तक की दूरी पर ही है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, दिख रहा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। अब ये बताओ, ये भी R2 हो जाएगा, पूरा R1 है, तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा, ये वाला हरा वाला, बोलो जल्दी से बोलो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये कितना बन जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये आपके केंद्रों के बीच की दूरी है D, होगी ना आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया क्या, कौन सा, ये वाला M, और यहाँ मैं G डाल देता हूँ, AMGN बन गया ना। और ये क्या है, R1 माइनस R2 ही तो है, तो क्या मैं MN नहीं निकाल सकता क्या। MN क्या है, MN स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, D स्क्वायर, केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गया। क्या आ गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गई। तो इसको नोट करेंगे कैसे, एम एन बराबर क्या होता है, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का होल स्क्वायर। तो ये नोट कर लीजिए, ये कंक्लूजन निकल कर आ चुका है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अगर मान के चलो ये वृत्त एक दूसरे से टच हो, टच मतलब जुड़े हुए हो, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी बताओ। अब तो बता दोगे यार, प्लीज बता दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो सब। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे से टच हैं सर, टच हैं, तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका C1 C2 ये हो जाएगा, जो कि R1 और R2 के बराबर है। तो ये बताओ ये दूरी कितनी होगी, M और N, बताओ जल्दी से निकाल के बताओ, यहां से कंक्लूजन निकल के आने वाला है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर, डायरेक्टली कह दूंगा अब तो मैं, क्योंकि आपने डिराइव करा दिया। MN अगर निकालना हो, केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, R1 प्लस R2, यही तो है, इसका स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, अंतर का होल स्क्वायर माइनस करते हैं। यहां से कितना निकल कर आ रहा है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सारे कट गए, प्लस 2R1 R2, ये तो कट ही गया, कितना आया 4R1 R2 का अंडर रूट। तो आपकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आ गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2R1 R2 आ गई। कितनी आ गई, 2R1 R2 आ गई। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया क्या, मज़ा आ गया। ये डायरेक्टली याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है। अब याद रहेगा तो सेकंडों में कर लोगे कि अगर दो वृत्त आपस में चिपके हुए हो तो उनकी कॉमन टेंजेंट क्या होगी, 2R1 R2 होगी। ठीक है ना। और यहां पर हमने जो पहला देखा वो भी तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, लेकिन उसमें सर्किल क्या है, दूर दूर थे, तो ये लगाओगे। अब जहां सर्किल पास पास हैं तो R1 R2 C1 C2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां कंडीशन यही तो होती है, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, तभी तो चिपके हुए होते हैं। इसलिए बोल रहा था कि हर एक चीज को पढ़ो अच्छे से। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी सी। हाँ सर, हाँ क्लियर है। सर इसके पहले ऐसे नहीं बताए थे, ऐसे ही तो बताए थे। हाँ उसमें डायरेक्टली लिखा था, अब डिटेल ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले मैंने डायरेक्टली बता दिया था, है ना।
फॉर्मूला बता दिया था। इसके बाद अब देखिए चीज़ें सीख गए क्या, मज़ा आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं भैया। अभी बात हुई थी हमारे कि ये ऐसा सर्किल होगा और एक ऐसा सर्किल पड़ा हुआ होगा यहाँ पर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनती कैसे है, ये आपको पता है, ये C1 है, ये C2 है। सर ये वाली होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यही होती है ना, बहुत बढ़िया, ये होती है। और हमें क्या निकालना है इस बार, ये लेंथ निकालनी है सर, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की। कैसे निकालेंगे जैसा कि मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ इस बारे में कि ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, अब बात यही है कि बस जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आप चीज़ों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जो चीज़ें आपको बताइए इसकी चीज़ों को आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हम इनको निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे कि भैया ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन गया ना, सही करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपकी क्या है, अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये केंद्र हो गया आपका, ये केंद्र है, इस केंद्र से ये परपेंडिकुलर है, ये आपका D दे रखा है, इनका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, है ना। ये आपका R1 हो गया, ये आपकी R2 हो जाएगी। अब यहाँ क्या है मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात बताता हूँ आपको मैं कि यहाँ क्या सिस्टम चलेगा। आपको ये निकालना है, यही निकालना है ना, ये आप M मान लो, ये आप N मान लो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपका एक है, तो अगर इसको आप इस तरीके से आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये 90 डिग्री तो होगा ही, ये 90 डिग्री होगा ना, होगा नहीं होगा 90 डिग्री, बोलो 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर मुझे बताइए ये R1 है, तो ये आपका R2 जो समांतर है, समांतर चतुर्भुज बनेगा, तो R2 ये हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये 90 डिग्री है, ये केंद्रों के बीच की दूरी होगी क्योंकि यही तो पैरेलल लाइन है D से D। तो क्या लगेगा, MN, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, अगर मैं इसको G मान लेता हूं तो GMN, ध्यान से देखो ये 90 डिग्री के सामने D है, तो मुझे MN निकालना है, तो MN का स्क्वायर D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, बस हो गया काम। यानी कि अगर MN निकालना है तो वो क्या होता है, केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। वहाँ क्या था, R1 माइनस R2 था, यहाँ आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और यहाँ बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं, इसके बाद की चीज़ें क्लियर कर लेंगे अपन, कल क्लियर कर लेंगे। वैसे कुछ बचा नहीं है, लास्ट में एक चीज़ और है, उसे भी क्लियर कर लीजिए, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपसे। कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, यानी कि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हो, यानी कि ये एक सेंटर है और ये एक वृत्त ऐसे गुजर रहा है, ध्यान से देखना, इस तरह से, है ना, और इसका सेंटर क्या है, ये रहा। तो दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हो और सेम रेडियस के हों, सेम रेडियस के क्या है, सेम रेडियस के सर्किल हैं और कॉमन सेंटर, दोनों सेंटर से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, खुद के सेंटर से। तो ये बताइए कि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी, इसको आपने R मान लिया तो ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कंक्लूजन क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई,
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां हम ये कह देंगे कि भैया ये भी आपका क्या है, आर ही होगा। चलिए तो ठीक है, सामने देखिए फटाफट से। तो यहां पर क्या बोला गया है आपसे, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बोली गई है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, √3r/2। और कॉमन कॉर्ड क्या है, ये अगर P है तो यहाँ कटेगा तो Q हो जाएगा। तो ये PQ आपको निकालना है पूरा का पूरा। तो PQ क्या हो जाएगा, अगर ये M में मान लेता हूँ तो PM का दुगना, यानी कि √3r आपका आंसर आ जाएगा। तो √3r विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल से हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें नई बताने वाला हूं जो आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, कल से हम क्वाड्रिलेटरल भी स्टार्ट कर देंगे और हमारा फिर ज्योमेट्री फिनिश होने पर आ जाएगा। तुम्हें बड़े दिन से तलाश है ना, समझ में आ रही है। जल्दी से बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए सेशन को। साथ के साथ आप मेरा बूस्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस मिलेंगी आपको वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर। ठीक है, बूस्टर वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। WIFI एनटीपीसी, आपको पता है स्पीड एक्यूरेसी के लिए हम बूस्टर लेकर आए हैं, जो भी चैप्टर वाइज है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है आपके लिए। कैसे लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जाकर डाउनलोड करना है, रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना है, जिससे कि आप वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर अप्लाई कर देंगे तो आपका रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा और आप आराम से सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक कोड के माध्यम से, वाईफाई एनटीपीसी। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय साहिल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप दिल से लाइक करिए, और मेरा हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए है। आप जितना उसको यूज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और अगली बार चिंता मत करो, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ और अच्छे ही चैप्टर लेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छी लगा होगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।